हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3 फरवरी के न्यूज़ डिस्कशन में। तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो है आर्द्रभूमि के लिए। तो वेटलैंड तो हुआ क्या है, भारत में 4 नए वेटलैंड क्षेत्र अब बन गए हैं। तो अब हो गई टोटल संख्या 89, 85 हुआ करती थी। तो 85 से अब कितने हो गए, 89 हो गए हैं रामसर साइट्स आर्द्रभूमि क्षेत्र। तो उनके नाम देखते हैं। पहला है तमिलनाडु में सक्राकोटई। तो सक्राकोटई तमिलनाडु का है। और एक है थेरथंगल। थेरथंगल सक्राकोटई सिक्किम का है। खेचे ओपारली। और झारखंड का है उधवा झील। तो सिक्किम और झारखंड की विशेषता क्या है, यहाँ के दोनों के फर्स्ट फर्स्ट है। मतलब झारखंड में भी पहला है उधवा झील, और जो सिक्किम का खेचेओ पालरी है वो भी पहला पहला है। तो ये दोनों है। अब देखते हैं रामसर स्थल के बारे में। तो रामसर स्थल जो चारों अभी देखे, तो 4 क्षेत्र में कौन सा था, तमिलनाडु के कौन से हैं, 2 थे। तो तमिलनाडु का याद रखना है, एक तो कौन सा सक्राकोटई करके और एक थेरथंगल करके है। तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें रामसर साइट्स की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा, मतलब इंग्लैंड में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। और उसके बाद आते हैं मैक्सिको में। पर अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो कहाँ सबसे ज्यादा, एशिया में। तो ये हमने देखा। उसके बाद है भारत में पिछले 10 वर्षों में, पहले 26 हुआ करते थे 10 साल पहले, अब कितनी संख्या बढ़ के हो गई है 89। तो 47 नए जुड़ गए हैं 2024 के बाद। तो क्या पता चला, 4 क्षेत्र में नए जुड़े हैं, 2 तमिलनाडु के, एक सक्राकोटई, एक थेरथंगल। सिक्किम का कौन सा था, खेचेओ पालरी। तो खेचेओ पालरी कल के है। और उसके बाद बचा एक कहाँ का, झारखंड का। झारखंड का कौन सा है, उधवा झील है। तो कौन सा, उधवा झील। तो ये हो गए। उसके बाद ये देखा हमने। अब सिक्किम और झारखंड की विशेषता क्या है, यहाँ पे इससे पहले कोई रामसर साइट्स नहीं थी, तो पहले पहले बाकी चारों की हमने लोकेशन भी देखी। अब सबसे बड़ा अगर भारत का रामसर स्थल पूछ लेगा, सबसे बड़ा पूरे भारत का, तो है सुंदरवन। और सर्वाधिक कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। 18 तमिलनाडु में है, और 10 कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो तमिलनाडु में इतने ज्यादा क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु समुद्र के आसपास का एरिया है। तो ये समुद्र का एरिया है। प्लस में यहाँ पे मानसूनी वर्षा भी, जो लौटता मानसून होती तो वर्षा होती। तो काफी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दलदली क्षेत्र या पानी का भराव ज्यादा रहता है। तो तमिलनाडु हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ जहाँ सर्वाधिक है संख्या में। पर सबसे बड़ा सुंदरवन है। फिर सर्वाधिक एरिया में कहाँ पे, तमिलनाडु में तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है। पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके यहाँ सुंदरवन है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल का, फिर उड़ीसा का, तीसरे पे तमिलनाडु है। ये देखा हमने। अब भारत में सबसे बड़ा सुंदरवन दूसरे नंबर पे कौन सा, कजुबेली। कजुबेली पिछले बार ही बना था। कजुबेली ये तमिलनाडु में पिछले साल ही ये बना था। उसके बाद है सबसे छोटा भारत में कौन सा है, तो रेणुका लेक है। रेणुका लेक कहाँ पे है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका जो हिमाचल प्रदेश की है, वो सबसे छोटी रामसर साइट्स है भारत की। सबसे पुरानी कौन सी है, चिल्का और केवला देव, दोनों 81 में बने थे। तो चिल्का सबसे पुरानी आ जाएगी। उसके बाद कौन सा है, केवला देव है। तो ये देखा। प्रकृति की इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें प्रकृति की किडनी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पानी को फिल्टर करने के काम करते हैं। तो जो वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमि, वो क्या करते हैं, आर्द्र भूमि पानी को कैसा करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं। अब होता क्या है इनमें, ये स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए जहाँ पानी मौजूद होता है वहाँ आर्द्र भूमि पाए जाते हैं। तो स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए जहाँ जिन एरिया में पानी रहता है। तो ये देखा। अब वेटलैंड, इन वेटलैंडों को धरती के फेफड़े, कहाँ पे, धरती के फेफड़े, ऐसे ब्राजील को कहा जाता है, ब्राजील के वनों को। वैसे ही प्रकृति की किडनी कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध जल को क्या करते हैं, शुद्धिकरण, मतलब अशुद्ध जल को शुद्धिकरण का कार्य करते हैं। तो ये हमने देखा। उसके बाद इनके मानदंड क्या है, तो ये मानदंड दिए, इनमें से कोई कम से कम एक तो पूरा होना चाहिए। जैसे कि दुर्लभ या अद्वितीय आर्द्र भूमि हो, दुर्लभ भी हो या अद्वितीय हो, मतलब एक विशेष तरीके की हो। लुप्त प्रजातियों का खतरा हो वहां पे, मतलब लुप्त प्रजातियों से खतरा हो, तभी तो रामसर में डालेंगे सुरक्षित करने के लिए। जैव विविधता हो, प्रतिकूल परिस्थितियां और अनुकूल ही है, तो सुरक्षित रखने की हमें जरूरत क्या है, प्रतिकूल हो परिस्थितियां, तभी तो रामसर के मानदंड में रखे जाएंगे। उसके बाद है नियमित रूप से 20,000 से अधिक पक्षी आते हो भारत में। ज्यादातर जो रामसर है पूरे भारत में, वो सारे के सारे प्रवासी पक्षी के लिए ही होते हैं। जो पक्षी कहाँ से, यूएसएसआर के, मतलब जो ये वाला एरिया है,
रसिया वाला, रसिया से होते हुए भारत आते हैं, भारत से जाते हैं पक्षी कहाँ, अफ्रीका वाले एरिया में। तो प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो भारत में रुकते हैं, तो 20,000 से अधिक पक्षियों का आवास हो, मछलियाँ के लिए भोजन, अंडे और ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत भी हों, तो इन्हें कहते हैं। उसके बाद है, तो ये वाला भी देख लिया, जो खेचियो पार्ली करके है सिक्किम का, और उधवा कहाँ का था, झारखंड का, और ये दोनों फर्स्ट फर्स्ट हैं, और सक्कर कोट्टई करके वो तमिलनाडु का था। तो ये सारे हमने देख लिए। और खेचियो पार्ली, खेचियो पार्ली जो है वो गंगटोक के पश्चिम में है। झील कौन सी, गंगटोक, जो सिक्किम में झील पड़ती है। और ये बौद्ध और हिंदू दोनों का पवित्र स्थान है। अगर पूछा जाएगा तो ये झील है बुद्ध और हिंदू दोनों का ये पवित्र स्थान है, हिंदू और बुद्ध का, हिंदू का। उसके बाद है, यहाँ पे जो एरिया है वो रमाम पर्वत घाटी को अपना नाम देता है। मतलब यहाँ पे जो निकलता है ये एरिया ने, जो जल क्षेत्र भरा हुआ है, इसे कहा जाता है रमाम घाटी। तो ये है। उसके बाद है आर्द्र भूमियों के बारे में। तो आर्द्र भूमि में एक ही चीज, बाकी तो यही है, पानी भरा हो, वेटलैंड हो, स्थायी पानी हो, चलता पानी हो, नमक मीठ ना मीठा हो, मतलब वो नमक मतलब पानी मीठा हो या पानी खारा हो। तो सारी चीजें कौन सी होती है, वेटलैंड के लिए होती। पर एक जो मेन है वो क्या है, 6 मीटर, कम से मतलब ज्वार क्या होना चाहिए, जिसकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 6 मीटर से ज्यादा अगर गहरा है तो वो तो नदी तालाब और वो उनमें आ जाएगा। रामसर में क्या है, 6 मीटर से कम पानी होना चाहिए। तो ये देखा हमने। और ये स्थलीय और जल के बीच का होता है, क्यों, जैसे कि अब ये समुद्र वाला एरिया है, ये मानते क्या है, समुद्र का है। तो वेटलैंड ये एरिया ही तो होगा, समुद्र और कहाँ पे, स्थान स्थल के बीच वाला एरिया। तो ये देखा हमने। उसके बाद आर्द्र भूमि के जो सबसे बड़ा महत्व, एक तो यही है जल स्रोत, क्योंकि जिस एरिया में रहेंगे आर्द्र भूमि जल का अवशोषण करके पुनर्भरण हो जाता है। बाढ़ तूफान में ये बफर का काम करते, कैसे बफर का काम। अब सोचो, ये स्थल है और ये क्या है, जल है। अब बाढ़ अगर आएगी, बाढ़ का मतलब है लहरें आई, कुछ आया या तूफान आया, तो इन्हीं एरिया से तो टकराएगा ये किनारे पे, यहाँ पे कोई वन वगैरह होंगे आर्द्र भूमि वाले एरिया में, तो ये सब चीजें। तो बाढ़ और तूफान से जल शोधन जो सबसे मेन है, ये क्या करते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे प्रदूषकों को काफी मात्रा कम कर देते हैं। और यही तो नाइट्रोजन मेन है पानी की समस्या के लिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये प्रवासी पक्षियों का ये आवास है। और हॉट वो है जो कौन से हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं। उसके बाद है रामसर वाले में, रामसर और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कुछ वीडियो पहले, कि रामसर 1975 में, बैठक कब हुई थी, 1971 में कन्वेंशन की पुष्टि हुई थी, पर 75 में वो लागू हो जाता है। कन्वेंशन के 3 स्तंभ थे। क्या था कि अपनी सभी आर्द्र भूमियों के बुद्धिमान उपयोग की दिशा में काम करना है, कि सभी आर्द्र भूमि, एक नहीं, सबके लिए अच्छा काम करना है। दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। तीसरा है कि सीमा पर आर्द्र भूमि वगैरह है तो उनको अंतरराष्ट्रीय सहयोग देना, अगर दो देशों के सीमाओं पे है। उसके बाद है मॉन्ट्रेक्स। अब हमने पहले पढ़ा था तो जाना था कि रामसर क्या है, रामसर एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे कोई बीमार होता है तो जाते हैं। क्यों, क्योंकि रामसर में ऐसा है कि कोई क्षेत्र है जहाँ जैव विविधता ह्रास हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, पर्यावरण नुकसान, तो वो किस में आता है, रामसर में आता है। पर मॉन्ट्रेक्स क्या होता है, मॉन्ट्रेक्स बताया था ये क्या होता है, ये आईसीयू होता है। ये क्या है, आईसीयू, आईसीयू की तरह कार्य करता है। जो सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत में होते हैं एरिया वेटलैंड, वो इसमें आते हैं मॉन्ट्रेक्स वाले में। तो जहाँ मानवीय हस्तक्षेप या पर जो पारिस्थितिक तंत्र में मानवीय हस्तक्षेप के कारण या अन्य तरीके से क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहे हो, तो ये हमने देखा। उसके बाद है इथेनॉल के लिए। तो इथेनॉल चर्चा में रहता है। तो इथेनॉल क्या होता है, एक जैव ईंधन है। तो जैव ईंधन का मतलब क्या हुआ, ये बायोफ्यूल है। अब बायोफ्यूल कैसे बन सकता है, ये शराब ही है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्या है, ये शराब है। यह पारदर्शी ज्वलनशील ऐसे हो गए। तो इथाइल एल्कोहल भी इसे कह देते हैं, कहीं अगर आ जाए कि इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ये कहते हैं इसे। प्राप्त कैसे होता है इथाइल एल्कोहल या फिर इथेनॉल, की जो प्राप्त होता है गन्ना, गन्ना के साथ मक्का, मक्का नहीं, हाँ गन्ना हो सकता है, मक्का भी हो सकता है, खैर। तो गन्ना, मक्का, ज्वार, ये सारी चीजें इथेनॉल में यूज कर सकते हैं। मेन क्या है, गन्ना से ज्यादा होता है। तो ये, अब इथेनॉल खरीद के मूल्य में वृद्धि की थी आर्टिकल में, इस वजह से पढ़ रहे हैं। तो जो वृद्धि की है वो मंत्रिमंडलीय समिति ने की है। मंत्रिमंडल की समिति का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो इसकी चेयर कौन करता है, प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो 56.58 प्रति लीटर से 57.97, मतलब लगभग 1.5 रुपए के आसपास का अंतर आया है। तो ये मंजूरी दे दी गई है।
तो वृद्धि की मंजूरी दी है इथेनॉल वाले में। तो इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एल्कोहल के रूप में होता है, देख ही लिया। मोलासिस जो होता है चीनी निर्माण का उप उत्पाद होता है, मतलब चीनी से पहले, मतलब चीनी का उप उत्पाद है। तो उसके बाद ये वाला देखा, इथेनॉल अनहाइड्राइड अनहाइड्राइज एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्प्रिट के उत्पादन का मुख्य कारण होता है। अनुप्रयोग जैव ईंधन और कीटनाशक, इन सब में इसका यूज होता है इथेनॉल वगैरह। इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो सरकार ब्राजील में जैसे 27% जो पेट्रोल है उन डीजल पे 27% इथेनॉल का यूज किया था, भारत में ऐसा नहीं है अभी। तो भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रहा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य 25% तक हमें क्या करना है, 17-18 तो पहुंच ही गए। 25% मतलब 20% जो क्या है, इथेनॉल हमें करना है, 20% टोटल का। तो टोटल जैसे हमारा कितना है, 100% हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, तो 100 में कितना डालेंगे, 20% ये डाल देंगे, मतलब 20 लीटर। तो कौन सा, इथेनॉल हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ईंधन जलेगा भी सही और सारी चीजें हो जाएंगी। तो अन्य देशों से ईंधन ईंधन का आयात कम हो जाएगा जब इथेनॉल ही हमारे यहाँ यूज होने लगेगा। तो ये है। उसके बाद है टीम इनिशिएटिव। टीम इनिशिएटिव क्या है, एमएसएमई के डिजिटलीकरण के लिए टीम इनिशिएटिव। तो इसमें जो बताएगा कि 5 लाख व्यवसायों को शामिल करने और 277 करोड़ बजट के साथ टीम पहल शुरुआत की गई है। उसके बाद है एमएसएमई जो इंडस्ट्री है सरकार की, एमएसएमई ने अपने ओपन फॉर नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ साझेदारी करी करी की है, ओएनडीसी में शामिल होने के लिए। तो ओएनडीसी में क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो क्या है, एमएसएमई ने ओपन नेटवर्क के साथ साझेदारी की है डिजिटल कॉमर्स के लिए। तो ये देखना है टीम इनिशिएटिव में। तो टीम इनिशिएटिव कुछ नहीं है, पर डिजिटल वाणिज्य को अपनी अपने में मदद करने के लिए, डिजाइन करने के लिए, मतलब जो डिजिटल लोग जानते हैं, तकनीकी रूप से सक्षम है, वो यहाँ पे सरकारी डिजाइन वगैरह ये सब कर सकते हैं। मंत्रालय, अब चूंकि टीम है तो और उद्योग की बात चल रही, तो सूक्ष्म उद्योग ही होंगे। जो इनका पहले 5 लाख था, अब और 5 लाख एमएसएमई में 25% का लक्ष्य था कि महिलाएं हों, नेतृत्व उद्यम हो। तो ये 25-26 के लिए से लेकर 24-25 से लेकर 26-27 तक का हो गया। एमएसएमई को सशक्त बनाना, समावेशी डिजिटल और ये कार्यान्वयन भागीदारी है। उसके बाद एक प्रोग्राम है रैंप प्रोग्राम, और ओएनडीसी दोनों के बारे में जान देते हैं। तो रैंप क्या होता है, तो रैंप जो होता है वो यही है कि मतलब जो अगर आ जाए कि जब विश्व बैंक ने उन्हें रैंप स्टार्ट किया था, विश्व बैंक सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना एमएसएमई को मजबूत करने के उद्देश्य से, तो विश्व बैंक ने ये करा था रैंप। रैंप में क्या है, रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो रेंजिंग एवं एक्सेलरेंस आ जाएगा। ये क्या है, ये विश्व बैंक की सहायता से इसे चलाया जा रहा है, इस इनिशिएटिव को। तो याद रखना, ध्यान के केंद्र क्या है, बाजार पहुंच, ऋण सुविधा, संस्थागत शासन, ये सब में ये सुधार किया जाएगा। तो ओएनडीसी और रैंप ये दोनों हमें देखने थे। तो रैंप हो गया। तो रैंप जो होता है वो क्या है, एमएसएमई से संबंधित है। तो पहली चीज हो गई। उसके बाद दूसरा एक अगला है जो आर्टिकल, वो है तीस्ता नदी को लेकर। तो तीस्ता का तीसरा बांध बनना है, पुनर्निर्माण का प्रस्ताव है, पुनर्निर्माण हो रहा है दोबारा से। यह है, मतलब क्या है, संदर्भ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय ने डिजाइन और स्थिरता संबंधी चिंताओं के बावजूद, तीस्ता मतलब क्या है, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसने जो तीस्ता का बांध बनना है उसे पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी, और पहले वाली जो चिंताएं थी उन्हें खारिज कर दिया। तो तीस्ता में तीसरा बांध बनना है, और बना कौन रहा है इस प्रस्ताव को, तो ये आ गया। तो प्रस्ताव के आधार पर ये बनना है। तो ये देखा हमने। उसके बाद है तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता इंपोर्टेंट नदी है, हिमाचल प्रदेश के चुथांग, जो हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल तो इधर हो गया, ये तो तीस्ता निकली है सिक्किम से होते हुए। तो हिमालय जो पर्वत है, हिमालय के चुथांग के पास जो सो लामो झील है, वहां पे ये होता है। दक्षिण की ओर बहती है तीस्ता, कैसी बह रही है, दक्षिण की ओर, मैंने नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर सिक्किम में, वहां से नीचे की तरफ। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पूर्व शिवालिक पहाड़ियों के मध्य एक गहरी घाटी बनाती है। तो अगर तीस्ता का पूछे पश्चिम बंगाल की तरफ, और पश्चिम बंगाल
नैनीताल के मतलब दार्जिलिंग वाला एरिया वहाँ, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये गहरी घाटी बनाती है। कौन सी? तीस्ता। मूल मार्ग है, मूल मार्ग सीधे दक्षिण की ओर बहती थी पहले, पर अब क्या है, सीधे पद्म, जो पद्मा है बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश में गंगा की मुख्य धारा को पद्मा कहते हैं, उसमें ही गिर जाती है आगे। तो कौन सा? तीस्ता नदी है। तो तीस्ता मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं, मैप ही देख लेते हैं। तो तीस्ता ये रहा। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसमें तीस्ता ये मिल रही। पहले यही तीस्ता हजारों साल पहले गंगा की तरफ आती थी। अब ये तीस्ता ने कोर्स अपना चेंज कर लिया रास्ता, और तीस्ता आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ। तो ये हमने देखा। उसका तीस्ता की विशेषता क्या है कि नदी के जल ग्रहण का 83% भारत में, और से 17% बांग्लादेश में होता है। मतलब नदी का जल ग्रहण क्षेत्र का 83% हम भारत रखता है, और 17% बांग्लादेश को दिया जाता है। तो ये वाली चीज है। ज्यादा हम लोग अपने जल का जो ज्यादा एरिया अपने पास रहता है, तीस्ता नदी वाला। उसके बाद है भारत के पश्चिम बंगाल में गजबडोवा, और बांग्लादेश में दोआनी, ये दो बैराज हैं बनाए जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में गजलडोबा, और बांग्लादेश में दोआनी करके ये है। उसके बाद है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में टैनियों द्वारा पर्यावरण को नुकसान। अब टैनिया क्या होती है? लेदर बनाने की प्रोसेस होती है। तो लेदर तो बनाया जाता है, तो चमड़ा निर्माण की प्रक्रिया को ही कहते हैं टैनिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमिलनाडु के वेल्लोर वाले एरिया में ये सब हो रहा था। तो यहाँ राज्य सरकार ने को प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और प्रदूषण की इकाइयों से धन वसूलने के निर्देश दिए थे। मतलब जो प्रदूषण ज्यादा फैलाएंगे धन देंगे, ऐसा पहले हो चुका है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश की प्रमुख विशेषता मुआवजा। तो राज्य सरकार प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देगा। संविधान का सिद्धांत क्या? प्रदूषणकर्ता भुगतान करेंगे। इसमें ये अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राज्य सरकार होंगी, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दें और प्रदूषण में वसूल करें। प्रदूषण के लिए जो रुपए लिया जाता है। तो उसके बाद सिद्धांत क्या है? सावधानी का सिद्धांत है, और जो प्रदूषण करता जो है भुगतान करे। सिद्धांत सतत विकास के लिए, तो सतत विकास में यूज आ जाएगा। ये लोग क्या करें? दान कर दें। मतलब दान का मतलब यहाँ पे क्या है? जो प्राप्त करता है वो सतत विकास में यूज कर दें। तो दान ये सतत विकास में रुपए डाल दे, जो संविधान का सिद्धांत के तहत मिले। उसके बाद ये देख लिया हमने। अगला है टैनरियों। तो टैनिंग, जो यहाँ पे शब्द लिखा था टैनिंग ही होता है। चमड़ा निर्माण वो प्रोसेस होती है, वो टैनिंग होती है। तो यहाँ पे क्या है? टैनरियाँ लिख दिया। तो ये है बस। टैन टैनरियों का पर्यावरणीय क्षति। कारखाने जहाँ जहाँ पशु क्या करते हैं, खालों को जो होता है प्रसंस्कृत किया जाता है। मेन बात है कि टैनिंग देखे तो चमड़ा का कर रहे होंगे, तो वही चमड़ा वाला आ जाएगा। उसके बाद पर्यावरणीय मुद्दों के संवैधानिकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। तो ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केंद्र बनाम राज्य का 88 का मामला आया था 88 में, और इसी के तहत जीवन के अधिकारों को मान्यता दे दी गई। फिर आया ऐसी मेहता आया 1997 में। ऐसी मेहता 1997 में। और बर्मन है, गोदा बर्मन। तो उनके तहत ये और चल रहे हैं। तो ये काफी क्या है? पर्यावरण से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में केस इतने चल रहे हैं। उसके बाद पलार नदी एक चर्चा में रहती है। तो पलार की मैपिंग देख लेते हैं। ये है इतना एरिया, ये तमिलनाडु। तो पलार ये रही है। ये कर्नाटक वाला एरिया और आंध्र प्रदेश वाला एरिया, और ये इधर बहते हुए कांचीपुरम के आसपास गिर रही है। तो जो क्या है? पलार नदी है। तो पलार नदी कर्नाटक के चिकमंगलुरु से निकलती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पलार बहती है। बस इतना पूछा सकता, पलार कहाँ बह रही। तो ये देखना है मैप में। उसके बाद है ईडी। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा था। हुआ क्या है? कोर्ट ने उनसे जब मांगा सूचित की करवाने के लिए, तो पता चला कि मतलब पता क्या लगा, ईडी जो होता है वो अपना रिपोर्ट अलग तैयार करता है, अलग पुलिस से सब। तो उसे ही कहा जाता है इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्म रिपोर्ट, ECIR। तो अगर आएगा कि ईडी जो FIR दर्ज करता है, मेन बात क्या है? जो शिकायत दर्ज हो रही है, जैसे हम लोग कोई केस होता है तो FIR दर्ज होती। अब अगर ईडी किसी को पकड़ेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो FIR नहीं होगी। फिर क्या होगा? तो यही है, ECIR होगा, प्रवर्तन मामला सूचक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तो ये है। तो ये हमने देखा 3 फरवरी के जो जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे।